स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स में जो बीएससी सेकंड ईयर का मैकेनिक्स का पेपर है उसे स्टार्ट करेंगे। ओके, मैकेनिक्स जो है उसकी दो ब्रांचेस होती हैं, एक है हमारे स्टैटिक्स और एक डायनेमिक्स। डायनेमिक्स की भी दो सब ब्रांचेस होती हैं, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। तो हमें क्या करना है, हमें डायनेमिक्स का काइनेमेटिक्स पहले स्टार्ट करना है पढ़ना। तो स्टार्ट करने से पहले आखिर ये जो टर्म्स हमारे पास बोर्ड पे लिखे हैं ये क्या है, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। आप लोगों में से ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो फेमिलियर होंगे इन वर्ड से, क्योंकि पिछली क्लासेस में आप लोग फिजिक्स वगैरह में ये टर्म जो है पढ़ के आ चुके होंगे और उसके बारे में जानते भी होंगे। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन करूंगी इन टर्म्स को फिर से। ओके, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है लगभग वही बातें हैं। छोटे मोटे कुछ डिफरेंस हो सकते हैं लेकिन कोई खास डिफरेंस नहीं है। फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं उन चीजों को, ताकि जिन बच्चों को ये बातें नहीं याद है उनके लिए भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डेफिनेशंस वगैरह एग्जाम में नहीं आएगी। मेन टॉपिक जब हमारा चालू होगा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही हमें एग्जाम के पर्पज से तैयार करना है, लेकिन ये बातें भी जानना जरूरी है मेन पोर्शन स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले आते हैं मैकेनिक्स पे या फिर मैकेनिक्स पे। आप सभी जानते होंगे कि हम लोगों के चारों ओर बहुत तरह के ऑब्जेक्ट, पार्टिकल्स और रिजिड बॉडीज मौजूद हैं। ठीक, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट की कंडीशन में है चाहे मोशन की कंडीशन में है, उन सभी पे कई प्रकार के फोर्सेस जो है वो वर्क करते रहते हैं, ये आप सभी जानते हैं। ठीक, और फोर्स जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा तो उस फोर्स का कुछ इफेक्ट भी होगा। जैसे कि कोई बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है फोर्स लगने पे। ठीक, उसका पोजीशन चेंज हो सकता है। ठीक, तो फोर्स के इफेक्ट्स भी होते हैं। तो मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, हम यही स्टडी करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो रेस्ट पे है या मोशन की कंडीशन पे है, उन पे जो फोर्सेस लग रहे हैं और उन फोर्सेस से जो इफेक्ट पड़ रहे हैं, हम उन्हीं के बारे में जो पढ़ते हैं वो हमारा है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं उन फोर्सेस और उन फोर्सेस के इफेक्ट के बारे में जो किसी ऑब्जेक्ट, रिजिड बॉडी या किसी पार्टिकल पर लगता है, चाहे वो पार्टिकल ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में हो या मोशन की कंडीशन में। ठीक, जैसे पार्टिकल जब हमारा मोशन की कंडीशन में है तो वो जिस मीडियम में है उसका रेजिस्टेंस जो है उस पर लगेगा, फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस। ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स भी लग सकता है। ऑब्जेक्ट जो है जब वो रेस्ट की कंडीशन पे है तो उस पर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो कई तरह के फोर्सेज हैं जो हर ऑब्जेक्ट पे लगते रहते हैं, वो ऑब्जेक्ट चाहे रेस्ट पे हो चाहे मोशन में। तो उन फोर्सेज और उनके इफेक्ट्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मैकेनिक्स। ठीक, अब जब हम फोर्सेज और उसके इफेक्ट की स्टडी करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स पे जो क्या है, रेस्ट की कंडीशन पे है या इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है। ठीक, तो वो हो जाता है हमारा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मीन्स इसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि उन फोर्सेज और उनके इफेक्ट्स के बारे में जो उन ऑब्जेक्ट पे लग रहा है जो रेस्ट की कंडीशन पे है या इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे। ऐसे ही डायनेमिक्स में क्या करते हैं, हम डायनेमिक्स में भी हम फोर्स और उसके इफेक्ट के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन उन ऑब्जेक्ट्स पे जो मोशन में। ठीक, तो डायनेमिक्स में क्या करते हैं, हम फोर्सेज और उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं जो उन ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं जो मोशन में। अब डायनेमिक्स की भी दो सब ब्रांचेस हमें दिख रही है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। ओके, तो काइनेमेटिक्स में क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स में हम केवल फोर्स के इफेक्ट को देखते हैं। जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगता है तो बस उस फोर्स का इफेक्ट क्या हो रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, उसको ध्यान देते हैं। फोर्स के बारे में हम नहीं कंसीडर करते कि किस तरह का फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, ये नहीं। बस हम देखते हैं कि फोर्स लगने से उस ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट हुआ, उसकी वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो गई, उसका पोजीशन कैसे चेंज हो गई। ठीक, तो ये बातें जब हम देखते हैं और ये नहीं देखते कि फोर्स क्या लग रहा है पार्टिकल पे, किस तरह से लग रहा है, यानी हम मास को इस केस में कंसीडर नहीं करते हैं ऑब्जेक्ट या पार्टिकल के। अगर हम मास को कंसीडर करेंगे तो इनडायरेक्टली हम फोर्स को भी कंसीडर करने लगेंगे, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, तो काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, केवल फोर्स के इफेक्ट को जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। आप लोगों ने रोड पर अक्सर देखा होगा स्कूल बस को चलते हुए, कार्स को चलते हुए। ठीक, तो स्कूल बस को जब आप चलते हुए देखते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत ये आता है कि अगर धीमे चल रही है तो आपको लगता है कितनी धीमे बस चल रही है, या कितनी स्पीड में चल रही है अगर बहुत तेजी से चलती है, या पोजीशन चेंज होता है तो आपको लगता है बस यहाँ थी अब वहां चली गई। ये सब चीजें दिमाग में आती है।
आपके दिमाग में कभी ये नहीं आता कि बस किस फोर्स से चल रही है, कौन सा फोर्स है जो बस को चला रहा है। जनरली ये बातें आपके दिमाग में नहीं आती। तो यही हमारा है काइनेमेटिक्स, जिसमें हम इफेक्ट को देखते हैं फोर्स के, और फोर्स किस वजह से पार्टिकल मोशन में आ रहा है उस चीज को नहीं देखते, उस फोर्स के बारे में नहीं पढ़ते। ठीक, एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आप कोई स्टोन, अक्सर होता है कि हम स्टोन या चाबी वगैरह का गुच्छा ऐसे उछालते हैं, ठीक, और उसके बाद वो नीचे आता है। ठीक, तो हम ये तो ध्यान देखते हैं कि हाँ ये हमने इतना ऊंचा फेंका, वो फिर नीचे आया, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि कौन सा फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर खींच रहा है। अगर हम ये नहीं सोचते, केवल हम देखते हैं कि इतनी ऊंची पर गया फिर ये नीचे आया और फोर्स के बारे में नहीं सोचते, तो ये क्या है, काइनेमेटिक्स का एग्जाम्पल है। ओके, काइनेमेटिक्स का यूज जो है एस्ट्रोलॉजर्स भी करते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, वो प्रिडिक्शन करते हैं फ्यूचर के बारे में। जानते होंगे आप लोग, एस्ट्रोलॉजर जो है ज्योतिष, वो क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि किसी व्यक्ति का फ्यूचर कैसा होगा। और वो क्या देखते हैं उसमें, प्लैनेट्स की पोजीशन, उनका मूवमेंट, वो किस समय किस पोजीशन पे होंगे। वो ये नहीं देखते कि हाँ प्लैनेट किस फोर्स के अंडर घूम रहे हैं। तभी एस्ट्रोलॉजर्स या ज्योतिष ये सोचते हैं कि प्लैनेट्स का मूवमेंट किस फोर्स के कारण हो रहा है, वो किस लिए इलिप्टिकल पाथ में है, वो किस लिए इस पोजीशन पे पहुंचेंगे किसी टाइम पे। वो ये सब नहीं देखते। ठीक, वो सिंपली बस पोजीशन देखते हैं और फिर उसी हिसाब से अपनी जो गणना होती है, प्रिडिक्शंस, वो करते हैं। तो ये भी काइनेमेटिक्स का ही इनडायरेक्ट यूज है। ओके, तो काइनेमेटिक्स मेरे ख्याल से आप लोगों ने समझ लिया होगा। जब हम फोर्स के इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, टाइम टेकन, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर टाइम, ये सब जो फोर्सेस के इफेक्ट हैं, जब उसको हम देखते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं, इस बात को बिना ध्यान में रखे हुए कि मोशन किस कारण है, फोर्स कौन सा फोर्स है, किस फोर्स की वजह से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, पोजीशन में चेंज हो रहा है, इस बात को हम ध्यान नहीं देते हैं, तो वो हमारा है काइनेमेटिक्स। ठीक, अब काइनेटिक्स क्या है, काइनेटिक्स में हम दोनों चीजें देखते हैं, फोर्स जो लग रहा है उसके बारे में भी पढ़ते हैं और फोर्स के इफेक्ट के बारे में भी पढ़ते हैं। कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जब मोशन पे है और उस पर कोई फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स किस तरह का फोर्स है, कैसे लग रहा है, और उस फोर्स से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब वेलोसिटी कैसे चेंज हुई, पोजीशन कैसे चेंज हुई, कितना टाइम लगा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाने में। ये सब बातें जब हम दोनों को ध्यान में रखते हैं और स्टडी करते हैं मोशन को, पार्टिकल की, तो वो होता है हमारा काइनेमेटिक्स। यानी काइनेमेटिक्स में केवल फोर्स के इफेक्ट को पढ़ा हमने इन टर्म्स ऑफ किसके, टाइम टेकन, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक, केवल इसको हम लोगों ने देखा, किस तरह का फोर्स है, कैसे लग रहा है, ये ध्यान नहीं दिया, तो वो काइनेमेटिक्स। और जब इफेक्ट के साथ साथ फोर्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं, कितना फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, तो वो हमारा काइनेटिक्स। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अक्सर होता होगा कि ये सबके साथ होता है अक्सर, क्योंकि ज्यादातर लोग के घर के पास कोई प्लेइंग ग्राउंड ये सब नहीं होता, तो अक्सर हम लोग अपने छत के टेरिस, घर के टेरिस पे या छत पर फ्रेंड्स के संग या फैमिली मेंबर्स के संग क्रिकेट बच्चे खेलते हैं। और अक्सर ऐसी बात होती है कि बॉल जो है वो छत से नीचे चली जाती है। उस केस में क्या होता है, नीचे उतरना तो कोई चाहता नहीं कि जाकर बॉल लेकर आए, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, नीचे कोई भी जा रहा हो तो उससे कहते हैं अंकल जरा बॉल ऊपर फेंक दीजिए। कहते हैं ना सब लोग कि अंकल ये बॉल हमारी गिर गई है, जरा ऊपर फेंक दीजिए। ठीक, तो अंकल क्या करते हैं, पहले अंकल आपके पोजीशन देखेंगे रूफ की, कितना ऊंचा है, करते हैं ना। ठीक, कोई भी जो बॉल फेंकेगा पहले तो पोजीशन देखेगा, ऊंचाई देखेगा, कितनी ऊंचाई पर है छत। ठीक, फिर बॉल को लेकर क्या करेंगे, उसके मास को समझेंगे, इनडायरेक्टली मास को, वेट उसका देखेंगे कि हल्का है वजन या बॉल भारी है, और फिर वो अनुमान लगाएंगे कि हमें कितनी फोर्स से ऊपर फेंकना है। ओके, होता है ना ऐसा कि हाँ हमें, तो इनडायरेक्टली उन्होंने क्या किया, पोजीशन को भी देखा। ठीक, उसके बाद किस तरह का फोर्स लगाना है, यानी मास को भी कंसीडर किया कि कितना फोर्स लगाना है हमें। ओके, तो एक तरह से उन अंकल ने भी काइनेटिक्स जो है वो यूज करी, काइनेटिक्स, क्योंकि उन्होंने क्या किया, हाइट, पोजीशन के बारे में भी कंसीडर किया, और उसके बाद मास जो है उसको भी कंसीडर किया, यानी मास की हेल्प से फोर्स के बारे में पता लगाया कि हमें कितनी फोर्स से ऊपर फेंकना है। तो यहाँ भी काइनेटिक्स हमारी एक तरह से यूज हो रही है। तो काइनेटिक्स में क्या है, फोर्स, उसके इफेक्ट के बारे में,
समझते हैं और ये मास को कंसीडर करके चलते हैं। ठीक, यहाँ पर मास नहीं कंसीडर कर रहे थे, यहाँ पर मास कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो एक एग्जाम्पल और लेकर चलते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं काइनेटिक्स का एक एग्जाम्पल मैंने अभी टेरिस पर क्रिकेट खेलने वाला लिया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं काइनेटिक्स का। मान लीजिए आपके पास कोई बॉल है और आप चाहते हैं कि बॉल को एक पर्टिकुलर हाइट, आपने एक पर्टिकुलर हाइट समझ ली 5 मीटर हाइट की, आपको उतनी हाइट तक बॉल को फेंकना है। ओके, तो उस केस में क्या करेंगे, आप मास जो है बॉल का उसको कंसीडर करेंगे कि कितनी हल्की है, कितने भारी है, वेट एक तरह से देखेंगे और उसके बाद आप अंदाज लगाएंगे कि क्या इनिशियल फोर्स से फेंका जाए बॉल को, कितने इनिशियल फोर्स से कि वो जो हमने एक हाइट सोच के रखी है उस हाइट तक जाए। तो इस केस में आप हाइट भी देख रहे हैं, किस हाइट तक जानी है, और फोर्स, इनिशियल फोर्स उसको भी कंसीडर कर रहे हैं, यानी फोर्स को भी कंसीडर कर रहे हैं और हाइट, पोजीशन, इसके बारे में भी कंसीडर कर रहे हैं कि कितनी दूरी तक बॉल जाए इफेक्ट का, यानी मतलब मैंने बताया था वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है, कितने पोजीशन तक जाएगा, कितने टाइम में जाएगा। तो एक तरह से फोर्स के इफेक्ट को भी आप देख रहे हैं ऊंचाई के जरिए। तो ये हमारा एग्जाम्पल है एक तरह से काइनेटिक्स का। अब कोई एक ऐसा एग्जाम्पल ले लिया जाए जिसमें काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स दोनों को हम अप्लाई करके देखते हैं कि क्या काइनेटिक्स है और क्या काइनेमेटिक्स है। मान लीजिए कोई एक बेसबॉल प्लेयर है, वो बॉल को थ्रो करता है या नहीं, थ्रो किया हुआ है उसने। ठीक, अब अगर हम बॉल मोशन में हमारे, अब बॉल के मोशन को अगर हम एनालाइज करते हैं काइनेमेटिक्स के व्यू से, यानी फोर्स के इफेक्ट के व्यू से, तो उस समय हम क्या क्या चीजें देखेंगे। उस समय हम ये देखेंगे किस वेलोसिटी से बॉल जा रही है, फाइनल पोजीशन क्या है बॉल की। ठीक, फाइनल पोजीशन पे जो पहुंच रही है उसमें कितना टाइम उसको लग रहा है, कितने टाइम तक तो वो एयर में थी। इन बातों का केवल हम ध्यान देते हैं जब हम काइनेमेटिक्स के अंदर एनालाइज करते हैं बॉल के मोशन का। उस समय ये ध्यान नहीं देते कि कितनी फोर्स से बॉल फेंकी गई। ओके, लेकिन अगर इसी बॉल के मोशन को हम एनालाइज करते हैं किससे, काइनेटिक्स से, तो उस समय हम इन बातों को देखने के साथ साथ क्या देखेंगे, फोर्स के बारे में भी सोचेंगे। हम देखेंगे नेट फोर्स बॉल पे कितना लग रहा है, उसके लिए क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे उस पर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कितनी लग रही थी। ठीक, उसके बाद किस फोर्स से उसको थ्रो किया गया था। ये सब बातें, चीजें कंसीडर हम करके नेट फोर्स भी जब उसका निकालते हैं तो उस केस में दोनों बातें हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये एनालाइजिंग विथ रेस्पेक्ट टू काइनेटिक्स हो गया था। ठीक, तो एक ही एग्जांपल में मैंने दोनों चीजों को लेकर बता दिया कि अब काइनेमेटिक्स के थ्रू जब मोशन एनालाइज करेंगे तो क्या कंसीडर करेंगे, फोर्स के इफेक्ट्स को, यहाँ मास को कंसीडर नहीं किया जाता है। और जब काइनेटिक्स के थ्रू इस एग्जांपल में बॉल के मोशन को एनालाइज करेंगे तो हम फोर्स के इफेक्ट को भी देखेंगे और फोर्स कितना लग रहा है, यानी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी उस बॉल पे कितनी लगी, किस फोर्स से प्लेयर ने थ्रो किया था, इन सब बातों को भी देखेंगे। तो ये काइनेटिक के फॉर्म में एनालाइज करना हो जाएगा बॉल की मोशन। ओके, काइनेटिक्स का यूज जो है हमारा, रॉकेट मोशन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे काइनेटिक्स का यूज होता है हमारा, क्योंकि जब रॉकेट जो हमारा होता है उसका हम जब लॉन्च होता है तो उस समय क्या करते हैं, हम उसके फोर्स के इफेक्ट को देखते हैं, यानी कितने टाइम बाद हमारा रॉकेट जो उसकी पोजीशन क्या होगी, क्या वेलोसिटी होगी। इन सब चीजों को देखने के साथ साथ हम देखते हैं कि कितना फोर्स उस पर लगाया जाए, किस फोर्स से उसको छोड़ा जाए ताकि वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का उससे बाहर निकल के जा सके। इस बात को भी ध्यान में हम देखते हैं रॉकेट मोशन के दौरान। ओके, तो वो हमारा काइनेटिक्स के अंदर है। इसी के साथ साथ हम क्या करते हैं, काइनेटिक्स के कुछ और यूजेस भी है हमारे। इन द स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ रेजिस्टिंग मीडियम, वहां पर भी है। तो काइनेटिक्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन, इलास्टिक स्ट्रिंग जो होती है, इलास्टिक स्ट्रिंग के बारे में जब हम पढ़ेंगे, इलास्टिक स्ट्रिंग के बारे में जब हम पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग। ठीक, तो उन केस में भी क्या होगा, हम फोर्स भी देखेंगे, किस तरह के फोर्सेस लग रहे हैं इलास्टिक स्ट्रिंग पे। जब स्ट्रिंग लटकी हुई है हमारी, उस पर कोई वेट mg हमने लगा दिया तो फिर कैसे स्ट्रेच हो रही है, कौन से तरह के फोर्सेस लग रहे हैं वो भी पढ़ेंगे, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, किस वेलोसिटी से नीचे आया, ये सब बातें भी वहां कंसीडर करेंगे। तो ये भी काइनेटिक्स के अंदर ही हमारा है। ओके, तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आप लोगों को काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स और मैकेनिक्स क्या है ये बातें क्लियर हो गई होंगी। ओके,
आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ और टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशन, जिनके बारे में जानना जरूरी है। तो उनमें पहला टर्म है हमारा जो है वो रिजिड बॉडी। तो कोई भी बॉडी जो ऐसी हो जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस या लोड्स लगे और वो डिफॉर्म ना हो, ठीक, डिफॉर्म ना हो यानी किसी भी दो पॉइंट के बीच उसके जो भी डिस्टेंस है उस पर फोर्स या लोड लगने पर भी अगर वो डिस्टेंस सेम रहे, कांस्टेंट रहे, उस पर कुछ चेंज ना हो, तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं क्या, रिजिड बॉडी। ठीक, पार्टिकल, अगर कोई रिजिड बॉडी कैसी हो, किसी पॉइंट के फॉर्म में हो। ठीक, कोई रिजिड बॉडी जो कैसी हो, किसी पॉइंट के फॉर्म में हो और जिसका एक डेफिनेट मास हो। कोई एक रिजिड बॉडी जो पॉइंट के फॉर्म में हो और डेफिनेट मास हो, उसे हम कहते हैं पार्टिकल। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ओ, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक, उसका जो फिक्स पॉइंट ओ से जो डिस्टेंस होता है एट एनी टाइम टी, उसे ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा वेलोसिटी। ये सारे टर्म्स आप लोग फिजिक्स में पहले से भी पढ़ चुके हैं, ये बस यहाँ पर एक बार रिकॉल किया जा रहा है। इंट्रोडक्शन लेक्चर है ये, इसलिए ताकि आगे हमें बढ़ने में प्रॉब्लम ना हो जब हम मेन सिलेबस स्टार्ट करें। नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी सभी जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी यूनिट टाइम में जो पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें, इसी को हम कहते हैं वेलोसिटी। मान लीजिए ये पार्टिकल हमारा किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये ओ फिक्स पॉइंट है जहां से हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे। पार्टिकल मान लिया टी टाइम पर इस पोजीशन पे पहुंचा है अपने मोशन के दौरान, ठीक, और डेल्टा टी टाइम बाद ये पहुंच गया क्यू पोजीशन पे, ये है टी प्लस डेल्टा टी टाइम। इस समय पी पोजीशन पे पार्टिकल का जो ओ से डिस्प्लेसमेंट था वो एक्स अगर था, तो हम क्यू पे डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा टी टाइम में पार्टिकल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल्टा एक्स। डेल्टा टी टाइम में अगर आपसे कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल में, तो यह डेल्टा टी टाइम में यहाँ से यहाँ ही गया है पार्टिकल, तो उतने टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ये जब हम निकालते हैं तो ये हमारा निकलता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम पी टू क्यू या एवरेज वेलोसिटी इन टाइम डेल्टा टी। ये हमारा डेल्टा टी टाइम में जो एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल है पी से क्यू के बीच वो निकल गई। अगर हम पी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, जिसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, विच इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट टी, तो उस समय में क्या देना होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। डेल्टा टी टेंस टू जीरो करते हैं तो क्यू पॉइंट अप्रोच होने लगता है पी पे, और उस केस में जो हमें वेलोसिटी मिलेगी वो क्या होगी, वेलोसिटी एट पॉइंट पी, वेलोसिटी एट पॉइंट पी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, ये हमें मिलेगा। तो v के लिए हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है dx बाई dt, ठीक, ये होता है वेलोसिटी। एक्सेलरेशन नेक्स्ट टर्म है हमारा, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मान लिया हमारे पास जब पार्टिकल पी पोजीशन पे था उस समय इसकी वेलोसिटी थी v, क्यू पर जब पहुंचा उस समय उसकी वेलोसिटी हो गई v प्लस डेल्टा v। तो डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, डेल्टा टी टाइम में अगर हम पूछे यहाँ से यहाँ जाने में वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, तो वो हुआ डेल्टा v। तो यूनिट टाइम में कितना चेंज हुआ, डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी में चेंज कितना, तो यूनिट टाइम में जो चेंज होगा वो होगा डेल्टा v बाई डेल्टा टी, और ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन। इसी को एक्सेलरेशन, अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी निकालना चाहें तो वो हमारा हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल लेते हैं हम डेल्टा टी, और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी डीवी बाई डी टी। वी हमारा था डीएक्स बाई डी टी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी डीएक्स बाई डी टी, वी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया dx बाई डी टी, ठीक, यानी एक्सेलरेशन अगर हम पॉइंट P पर निकालें, A से अगर इसको डिनोट करते हैं तो ये दो फॉर्मूला मिला, dv बाई डी टी इक्वल डी स्क्वायर एक्स बाई
dt स्क्वायर। ये होगी वेलोसिटी एट पॉइंट P, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी एट पॉइंट P, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन एट पॉइंट P हमें ये एक्सप्रेशन हमारा मिल गया। ये सब आप लोगों ने पहले से भी पढ़ के रखा होगा। अब एंगुलर वेलोसिटी नेक्स्ट टर्म हमारा है एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर कोई पार्टिकल हमारा किसी कर्व में मोशन कर रहा है, मान लिया ये हमारा कोई कर्व है, किसी प्लेन में पार्टिकल मोशन कर रहा है, इसमें किसी टाइम पर इसकी पोजीशन P है, टाइम T पर यहाँ पर है, ये इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स है r थीटा, O फिक्स पॉइंट है, x इनिशियल लाइन है OX, ये एंगल जो बनता है इसे कहते हैं थीटा, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होता है इसे हम r से पोजीशन वेक्टर, तो ये r थीटा इसका हो गया पोलर कोऑर्डिनेट। मान लिया डेल्टा टी टाइम बाद पोजीशन पार्टिकल की क्या हो गई Q, ठीक, उस समय ये हो गया r प्लस डेल्टा r, थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ये हमारा डेल्टा थीटा। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, ठीक, इन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर वेलोसिटी हमारा जो है वो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विच OP मेक्स, ठीक, ये हो गया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम T, ये हमारा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। तो डेल्टा T टाइम में हम देख रहे हैं कि एंगल में कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा थीटा, ठीक, तो एंगुलर वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगी, यूनिट टाइम में एंगल में कितना चेंज हुआ, तो यूनिट टाइम में हम देख रहे हैं चेंज हमारा हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये जब हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट P, तो लिमिट लेते हैं हम और ये हमारा एक्सप्रेशन निकल गया, ये हो गया डी थीटा बाई डी टी, ठीक। इसी तरह जब एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी के बाद जब हम नेक्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन निकालते हैं तो वो क्या होगा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जो हमारा ऊपर था पहले वो था हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, हमारा जो यहाँ पर था ये था रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, ठीक, और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो गया रेट ऑफ चेंज, एक्सेलरेशन जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पर एंगुलर टर्म है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यानी हमारा d बाई डी टी, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यानी d स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमारा एक्सप्रेशन हो गया d थीटा बाई डी टी, इसे थीटा डॉट से भी दिखाते हैं, डॉट का मतलब है वन टाइम डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, और एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा हो गया d स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, इसे थीटा डबल डॉट भी लिखते हैं, दो डॉट का मतलब t के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन, ठीक। तो इतना तो हमारा इंट्रो पार्ट था। जो मेन हमारे सिलेबस के टर्म्स हैं, पॉइंट्स हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगर इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।